जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को कवर कराया जाता है। देखेंगे आज की क्लास में इस टेस्ट के पार्ट 5 को आज से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का अगला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न देखेंगे कि पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है, और ऑप्शन को इसमें देख लेंगे। तो ऑप्शन ए है भोजन का परिवहन, बी है एमिनो अम्ल का परिवहन, सी है पानी का परिवहन और डी है ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जाइलम जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही हो जाएगा, यानी पानी के परिवहन के लिए। देखेंगे पौधों में जाइलम को, तो जाइलम जो है वो संवहनी पौधों में एक प्रकार का ऊतक है। देखेंगे ये संवहनी पौधों में एक प्रकार का ऊतक है जो पानी और कुछ पोषक तत्वों को जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर जाइलम का मुख्य कार्य देखें, प्रमुख कार्य इसका, तो यह पानी तथा कुछ घुलनशील पोषक तत्वों का जो है कि जड़ों के ऊपर की ओर तथा जड़ों के बाकी हिस्सों तक, जैसे कि तने इत्यादि तक जो है परिवहन कराना इसका काम होता है। और इसमें जो है कि खनिज और अकार्बनिक आयन भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, तो पानी का परिवहन कराना। उसी प्रकार हम देख लेते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम जो है वो एक अन्य प्रकार का परिवहन ऊतक है तथा ये पौधों में देख लेंगे, ये पौधों में सुक्रोज तथा अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करता है। उसी प्रकार पौधों में जल का परिवहन या फिर पानी का परिवहन कौन करता है, ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। तथा पौधों में सुक्रोज तथा अन्य पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में वाहिकाएं या ग्राफ्ट के रूप में उपयोग की जाने वाली रक्त वाहिका होनी चाहिए। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पैर से नस, ऑप्शन बी है कलाई से धमनी, ऑप्शन सी है छाती के स्तन क्षेत्र से धमनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो देख लेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में जो वाहिकाएं ग्राफ्ट के रूप में उपयोग किए जाने वाली जो रक्त वाहिका है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, वो होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखेंगे कोरोनरी बाईपास सर्जरी जो है वो हार्ट की ब्लॉकेज होने पर ये सर्जरी की जाती है तथा इस प्रक्रिया में पैर, हाथ या फिर छाती से जो है कि एक स्वस्थ रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स जो है वो लिया जाता है तथा इसको जो है कि हृदय में अवरुद्ध धमनियां, जो धमनियों में ये जो ब्लॉकेज आ जाती है, इसके अवरुद्ध धमनियों के नीचे और ऊपर जोड़ दिया जाता है। देखेंगे हालांकि यह सीने में दर्द और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों को इससे जो है कि इससे
कमी आती है। इसी प्रकार हम देखें तो एक नए मार्ग के साथ जो है हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह में सुधार हो जाता है। और अगर हम कोरोनरी बाईपास सर्जरी को देखें तो ये किसी भी प्रकार के हृदय रोग को ठीक नहीं करती है, बल्कि देखेंगे तो यह सीने में दर्द और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों को कम कर सकती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें से डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब मिलेगी, यानी कि किस हॉस्पिटल में जो है कि हॉस्पिटल के किस विभाग में कैथ लैब का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन है पैथोलॉजी, ऑप्शन बी है सर्जरी, ऑप्शन डी है कार्डियोलॉजी और ऑप्शन डी है न्यूक्लियर मेडिसिन। अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कार्डियोलॉजी। देखेंगे कार्डियोलॉजी जो है यानी जो डॉक्टर होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, वो हृदय रोग से संबंधित ये विभाग है। और वहीं अगर हम कैथ लैब को देखें तो यह एक जो है कि कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला है, जो कि अस्पतालों में परीक्षा कक्ष की भांति कार्य करता है। ये जो कैथ लैब है वो अस्पतालों में जो है कि एक परीक्षा कक्ष की भांति इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हृदय की धमनियों और हृदय के कक्षों का भी जो है कि परीक्षण करते हैं। इस प्रकार देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कार्डियोलॉजी वाले विभाग में अस्पताल में कैथ लैब पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति टूथेड वेल में सबसे बड़ी है। टूथेड वेल यानी कि जो दांतेदार वेल होती हैं, जिनके दांत होते हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है फिनबैक वेल, बी है ब्लू वेल, ऑप्शन सी है स्पर्म वेल और ऑप्शन डी है हम्बैक वेल। तो इसमें हम देख लेंगे कि कौन सी प्रजाति टूथेड वेल में सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्पर्म वेल। इसमें देख लेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो सही हो जाएगा। देखेंगे एक स्पर्म वेल, इसका एक और नाम हम ले सकते हैं, इसका एक और नाम है कैचलट। एक स्पर्म वेल या फिर जो एक कैचलट होता है, ये जो है कि टूथेड वेल में सबसे बड़ी होती है। और जिसे जो है कि इसका हम देखें तो एक बहुत बड़ा जो है कि विशाल इसका चौकोर सिर होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं टूथेड वेल में सबसे बड़ी कौन सी वेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 में शामिल नहीं है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन इसमें ए है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, सी है मधुमेह, बी है मधुमेह, सी है HIV टेस्ट और डी है मृत्यु का पंजीकरण। तो देख लेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में इसमें से किसको शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन इसमें से जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी HIV टेस्ट। तो देख लेंगे कि भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी। तो ये 1990 में की गई थी, 1990 के दशक में की गई थी। और जिसमें हम देखेंगे 1992 से 93 में जो है कि पहला NFHS आयोजित किया गया था, यानी कि पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आयोजन 1992 से 1993 में किया गया था। अगर इसमें हम देखें तो इसमें उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मृत्यु का पंजीकरण यानी कि मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो इसमें शामिल है, जबकि HIV टेस्ट को इसमें नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि जब डॉक्टर किसी व्यक्ति को यह बताता है
कि वह टेट्राप्लाजिया से प्रभावित है। तो इसका मतलब है कि वह लकवा से पीड़ित है। देखेंगे ये किस प्रकार का लकवा, जो टेट्राप्लाजिया है वो किस प्रकार का लकवा है। तो ऑप्शन ए इसमें देख लेंगे केवल दाएं हाथ का, ऑप्शन बी है केवल बाएं हाथ का, ऑप्शन सी है उसके केवल दोनों पैर, और ऑप्शन डी है दोनों हाथ और दोनों पैर। तो इसमें हम देख लेंगे कि टेट्राप्लाजिया किस प्रकार का लकवा है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों हाथ तथा दोनों पैर उस व्यक्ति के इससे प्रभावित हैं। देखेंगे टेट्राप्लेजिया को तो ये जो है कि क्वाड्रिप्लेजिया के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर टेट्राप्लाजिया को देखें तो इसको प्लेजिया के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाथ और पैर जो है दोनों लकवाग्रस्त हो जाते हैं, तथा यह स्थिति सामान्यतः किसी बीमारी या फिर जन्मजात स्थिति के बजाय जो है कि चोट के कारण अधिकतर होती है। अगर हम देखें तो टेट्राप्लेजिया से संबंधित स्थिति एक और है, टेट्राप्लाजिया से ही एक और संबंधित स्थिति है, उसको हम देख लेंगे पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया इसको देखेंगे पैराप्लेजिया को, तो इसको एक इसी के समान जो है कि ये भी स्थिति है, टेट्राप्लेजिया के समान ही ये स्थिति है। इसमें केवल पैरों तथा पैर तथा इसके निचले शरीर के पश्चाघात को ये संदर्भित करता है, यानी इसमें खाली पैर प्रभावित होता है तथा शरीर का जो निचला हिस्सा है वो इस प्रकार के लकवे से प्रभावित होता है। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में टेट्राप्लेजिया का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम देखेंगे डॉक्टर की चिकित्सा, दवाई तथा अन्य उपचार लक्षणों से जो है इसको कम करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये किस प्रकार का लकवा है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, दोनों हाथ तथा दोनों पैर का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। देख लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न कह रहा है कि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम देख लेंगे प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन का उत्पादन ये रुक जाता है, ये बंद हो जाता है। देखेंगे प्रश्न है रजोनिवृत्ति के बाद, यानी जब महिलाओं में पीरियड्स जब आना बंद हो जाते हैं, यानी 45 से 50 जब एज इनकी हो जाती है तो इनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो है इनमें जो है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो उत्पादन है वो होना भी बंद हो जाता है। अगर हम प्रोजेस्टेरॉन को देखेंगे तो ये महिला प्रजनन प्रणाली द्वारा स्त्रावित एक हार्मोन है। ये एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से गर्भाशय की आंतरिक परत यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसकी स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन का हम देखें उत्पादन तो अंडाशय प्लेसेंटा, देखेंगे इसका उत्पादन अंडाशय प्लेसेंटा तथा जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां हैं उनके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें हम देख लेंगे अन्य ऑप्शन को भी एक बार इसमें हम देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन में हम देखेंगे टेस्टोस्टेरॉन, इसको देखेंगे तो ये जो है कि पुरुष के वृषण द्वारा निर्मित जो है कि एक हार्मोन है, यानी कि एक मेल हार्मोन है जो पुरुषों में जो है
विभिन्न विशेषताओं तथा विकास के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि हम इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि चेहरे के बाल, चेहरे या बॉडी में बाल, इसी के साथ साथ आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब जो है कि टेस्टोस्टेरॉन इसके लिए जिम्मेदार है। उसी प्रकार हम एस्ट्रोजन को देख लेंगे। तो एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन का एक समूह है जो मुख्य रूप से महिला प्रजनन को प्रभावित करता है। तो देख लेंगे ये पुरुष हार्मोन है तथा ये भी जो है कि महिला प्रजनन से संबंधित हार्मोन है, महिला प्रजनन को प्रभावित करता है। अब इसमें हम ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला अब हम देख लेंगे। अगला है बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग। हाल ही की एक सर्जिकल तकनीक है जिसका उपयोग किसकी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है घुटनों के जोड़, ऑप्शन बी है टखने के जोड़, ऑप्शन सी है कूल्हे के जोड़ और ऑप्शन डी है कशेरु जोड़। देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग जो है वो एक जो कि एक सर्जिकल तकनीक है और इसका उपयोग घुटने के जोड़ के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मानव वृक्क में पथरी बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी है सोडियम एसीटेट और ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट। देखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट जो है स्टोन गुर्दे की पथरी का सबसे सामान्य प्रकार है। अगर इसी में देखें तो गुर्दे की पथरी जो है यह कैल्शियम ऑक्सलेट, सिस्टीन या फिर फास्फेट के ऊंचे स्तर तथा बहुत कम तरल होने पर बनते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव वृक्क में किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई मानव रोग विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है पैंडेमिक, ऑप्शन बी है एंडेमिक, ऑप्शन सी है स्थानिक और ऑप्शन डी है पशु महामारी। इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पैंडेमिक। देखेंगे एक पैंडेमिक संक्रामक रोग का जो है कि प्रकोप है जो कि एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करता है तथा इसका उस क्षेत्र में उच्च प्रसार होता है। यानी बहुत तेज जो है कि एक विस्तृत क्षेत्र को जो है कि ये प्रभावित कर देता है। और हम देखें तो यह सामान्यतः कई महीनों के दौरान आमतौर पर दुनिया की एक महत्वपूर्ण एक बड़ी आबादी को जो है प्रभावित करता है। तो इसे जो है कि हम पैंडेमिक कहते हैं। उसी प्रकार हम देख लेंगे एंडेमिक किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि एक बीमारी का प्रकोप जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है, विशेष क्षेत्र, ये देखेंगे बड़े क्षेत्र। और ये वैसी बीमारी का प्रकोप जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित रहता है, वो इसी क्षेत्र को जो है वो बीमारी इतने ही क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो उसको एंडेमिक कहते हैं। उसी प्रकार हम देख लेंगे स्थानिक बीमारी को। तो यह महामारी जो है कि एक छोटे क्षेत्र समूह के भीतर अचानक गंभीर प्रकोप डालती है। अगर हम पैंडेमिक का उदाहरण देख ले तो उदाहरण के लिए हम अभी कोविड-19 का वैश्विक स्तर पर प्रसार जो है देख सकते हैं, वो किसका उदाहरण हो जाएगा, कोविड-19 जो हो जाएगा वो पैंडेमिक का एक उदाहरण हो जाएगा। तथा इस बीमारी को देखते हुए इस बीमारी को 11 मार्च कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को क्या घोषित कर दिया गया था, पैंडेमिक घोषित
कर दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न है कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग में यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्लास्टाइड, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मिड। देखेंगे प्लाज्मिड जो है वो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाने वाला एक गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व है। अगर हम देखें इसको तो यह जो है कि गोलाकार डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, देखेंगे गोलाकार डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु होते हैं जो बैक्टीरिया के गुणसूत्र से बैक्टीरिया का जो गुणसूत्र होता है उसको स्वतंत्र रूप से ये इसको कॉपी करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अन्य ऑप्शन को भी इसमें देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन में हम प्लास्टाइड को देख लेंगे। अगर हम प्लास्टाइड को देख लेंगे तो यह जो है कि डबल झिल्ली वाले अंग है, ये डबल झिल्ली वाले अंग है जो पौधों और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखें प्लास्टिड को, तो प्लास्टिड भोजन के निर्माण और भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार हम यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जिसमें एक परिभाषित नाभिक होता है उसकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तथा यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में प्रदान करती है। अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया को तो माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में अंडाकार से गोल होते हैं, अंडाकार या फिर गोल। ये जो है कि इनका आकार होता है तथा आकार में अगर हम देखें तो ये 0.5 से 10 माइक्रोन तक ये इनका आकार होता है। 0.5 से 10 माइक्रोन तक इनका आकार होता है तथा ये आकार में अंडाकार तथा गोलाकार होते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है राइबोसोम। तो हम राइबोसोम को देख लेंगे। तो राइबोसोम एक कण है जो सभी जीवित कोशिकाओं में बड़ी संख्या में मौजूद होता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण के रूप में राइबोसोम कार्य करता है। इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ए है क्लोरोफिल का, ऑप्शन बी है आरएनए का, ऑप्शन सी है डीएनए का और ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट का। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट का। जो नाइट्रोजन है वो कार्बोहाइड्रेट का एक अवयव नहीं है। अब हम नाइट्रोजन को देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है एक रासायनिक तत्व है जिसका अगर हम प्रतीक देखें तो इसको हम N से लिखते हैं तथा अगर इसका हम परमाणु क्रमांक देखें तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7 होता है तथा नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और वायुमंडल में लगभग ये कितने प्रतिशत पाया जाता है, लगभग 78% इसका वायुमंडल में पाया जाता है। फिर हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में क्या क्या भाग लेते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है कि ये परमाणु कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में भाग लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो क्लोरोफिल का भी एक प्रमुख घटक है और वही नाइट्रोजन जो है पौधों को प्रकाश संश्लेषण, पौधों की वृद्धि देख लेंगे
नाइट्रोजन जो है पौधों को प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जो वृद्धि होती है तथा अनाज की उपज को चलाने के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में, जिससे उसको जो है कि सूर्य का प्रकाश जो है पौधे ले पाए, उनको जो है कि उनकी ऊर्जा को पकड़ने में ये पौधों को सक्षम बनाता है। वही अगर हम इसमें हम देख लेंगे डीएनए, तो डीएनए जो है यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यह जो है कि मनुष्यों में वंशानुगत, एक प्रकार की वंशानुगत सामग्री है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है ये रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं कि यह रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, यह एक लोहे से युक्त यौगिक है, यह कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और डी है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ए है 1, 2 और 3, बी है 1, 3 और 4, सी है 2, 3 और 4, और डी है 1, 2 और 4। और इसमें हम देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, कथन 1, 2 और 4 इसमें सही है, जबकि 3 इसमें सही नहीं है। एक एक करके हम अब देख लेते हैं। पहला है कि यह रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो अगर हीमोग्लोबिन को हम देखेंगे तो ये एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, जो आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और रक्त को लाल रंग भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार ये पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है यह एक लोहे से युक्त यौगिक है, तो देखेंगे आयरन की कमी से एनीमिया, और एनीमिया के कारण जो है एनीमिया के भी कई कारण होते हैं। जैसे देखेंगे आयरन की कमी से यानी लोहे की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है, तथा एनीमिया के और भी कई अन्य कारण भी होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो एक आयरन युक्त यौगिक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये दूसरा भी कथन सही हो गया। चौथा कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो देखेंगे हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद है और रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी हम देखें हीमोग्लोबिन को, तो और इसमें हम देख लेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्तर जो है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होता है, यानी एक व्यक्ति में हीमोग्लोबिन, अगर ये एक व्यक्ति है इसमें हीमोग्लोबिन अलग होगा, तथा ये दूसरा व्यक्ति है इसमें हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। देखेंगे तो अगर पुरुषों में जो है कि आमतौर पर महिलाओं की तुलना में हीमोग्लोबिन का जो स्तर पाया जाता है वो पुरुषों में उच्च पाया जाता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। तो हम इसमें देख सकते हैं, तथा इसमें तीसरा जो ऑप्शन है यह कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम जो है कि WBC का है, यानी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो ये कार्य करती हैं। तो इस प्रकार इसका जो 3 ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, तथा 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 2 कथन है। पहला अभिकथन इसमें ए देखेंगे कि मानव शरीर सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ है, और इसका ये कारण दिया गया है, कारण आर जो दिया गया है वो दिया गया है कि मानव शरीर में स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टेस पाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुने, और इसमें पहला कह रहा है कि ए सच है लेकिन आर गलत है, बी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, सी है दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है, और डी है दोनों ए और आर सही है लेकिन
ए का सही विवरण आर नहीं है। अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही विवरण जो है वो आर नहीं है। पहले इसमें क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सेल्यूलोज को पचाने में मानव शरीर जो है वो सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। देखेंगे मनुष्य जो है वो सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ है, क्योंकि बीटा एसिटल लिंकेज देखेंगे इसको तोड़ने के लिए उपयुक्त एंजाइमों की कमी जो है कि मानव शरीर में पाई जाती है। और दूसरा ये कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टिस पाया जाता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन जो है कि आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है, और इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णहरित में क्या होता है। पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल, तो पर्णहरित में क्या होता है ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लोहा, बी है तांबा, सी है मैग्नीशियम और डी है मैग्नीज। देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल को देखें तो क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है ये एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है, और यह क्या करता है, यह सूर्य के प्रकाश से ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे क्लोरोफिल को देखा तो क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है तथा ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का कार्य करता है। और पर्णहरित में या फिर क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि माँ का दूध नवजन्म के लिए लगभग पूरा आहार प्रदान करता है, लेकिन निम्नलिखित में की कमी है। प्रश्न कह रहा है कि जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए एक प्रकार से देखें तो संपूर्ण आहार है, लेकिन इसमें से किसी चीज की कमी होती है। देखें इसमें किस चीज की कमी होती है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लोहा यानी कि आयरन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम और ऑप्शन डी है पोटेशियम। और इसमें हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि माँ के दूध में लोहे या फिर आयरन की कमी होती है। देखेंगे कि माँ के दूध में एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। देखेंगे इसमें माँ के दूध में एंटीबॉडी होते हैं जो कि बच्चे को बैक्टीरिया या फिर वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, तथा स्तनपान से बच्चे को अस्थमा तथा एलर्जी होने का खतरा भी कम रहता है। साथ ही अगर हम देखें तो जिन बच्चों को पहले 6 महीने तक बिना किसी फार्मूले के स्तनपान अगर करा दिया गया, तो उसमें हम देख सकते हैं कान, आंख, नाक, श्वसन संबंधी बीमारियां, दस्त के लक्षण ये सभी कम हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखें तो माँ का दूध जो है वो एक संतृप्त आहार है, एक संपूर्ण आहार है, और इसमें अगर किसी चीज की कमी पाई जाती है तो ये लोहा या फिर आयरन की इसमें कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रंथ सूची, ग्रंथ मितीय या फिर बिब्लियोमेट्री क्या है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है लाइब्रेरी नेटवर्क का कार्य, ऑप्शन बी है सूचना प्रबंधन सेवा, ऑप्शन सी है सूचना प्रबंधन उपकरण और ऑप्शन डी है पुस्तकालय सेवा यानी कि लाइब्रेरी सर्विस। देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ग्रंथ सूची, ग्रंथ मिति और बिब्लियोमेट्री जो है वो सूचना प्रबंधन उपकरण है। देखेंगे किताबों में लेखों तथा अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने के लिए जो है ग्रंथ मितीय विश्लेषणात्मक तरीकों का उपयोग है।
उसी प्रकार देखें तो यह एक सूचना प्रबंधन उपकरण भी है। अगर हम देखें तो लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ग्रंथमितीय विधियों का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी मिर्च जो तीखी लगती है वो किस कारण जो है कि मिर्च तीखी लगती है। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे, ऑप्शन है लाइकोपिन, ऑप्शन बी है कैप्साइसिन, ऑप्शन सी है कैरोटीन और ऑप्शन डी है एंथोसाइनिन। तो देख लेंगे मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है। तो मिर्च के तीखेपन का जो कारण है वो कैप्साइसिन है, यानी मिर्च जो तीखी लगती है वो कैप्साइसिन के कारण ही लगती है। उसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी इसमें देख लेंगे। तो लाइकोपिन को देखें तो लाइकोपिन एक वर्धक है जो फलों और सब्जियों को लाल रंग प्रदान करता है, यानी कि हम लाइकोपिन देखें तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन वर्धक के कारण ही होता है। उसी प्रकार हम देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कैरोटीन महत्वपूर्ण है तथा कैरोटीन जो है वो फलों को नारंगी लाल रंग प्रदान करता है। जैसे कि हम देखेंगे गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। उसी प्रकार हम एंथोसाइनिन को देख लेंगे। तो एंथोसाइनिन जो है यह पानी में घुलनशील वर्धक है, पानी में घुलनशील वर्धक है जो बैंगनी लाल और नीला रंग देता है। अगर हम देखें इस यौगिक से भरपूर पौधे जो है कि ब्लैक राइस, उसी प्रकार हम ब्लूबेरी को देख सकते हैं, ब्लैक सोयाबीन, इन सब में जो है कि एंथोसाइनिन पाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। और इसमें हम देख लेंगे पहला सूची 1, तो इसमें दिया गया है एक तरफ ये उत्पाद और दूसरी तरफ सूची 2, यानी कि इसमें स्रोत दिए हुए हैं और इनको जो है कि सही मिलान करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हींग। हींग को, तो हींग क्या है, तो हींग जो हो जाएगा वो जड़ हो जाएगी, हींग जो है कि जड़ों से प्राप्त होती है। उसी प्रकार हम अफीम को देख लेंगे तो अफीम फल से प्राप्त होता है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। और हम रबर को देखें तो रबर तने से प्राप्त होता है, तो सी का 4 हो जाएगा। और कुनैन देखें तो कुनैन छाल से प्राप्त होती है, तो डी का 1 हो जाएगा। अब इसमें सही उत्तर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन बी हम इसमें देख लेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए 2 कथन है, एक के रूप में अभिकथन ए और दूसरा कारण आर लेबल किया गया है। अब इसमें अभिकथन ए को देख लेते हैं। पहला जो कथन है कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। और उसी प्रकार हम कारण इसका देखते हैं, तो कारण आर दिया गया है कि तितलियां कम तापमान को सहन नहीं कर सकती। देख लेंगे उष्णकटिबंधीय देश कौन से देश होते हैं, जो देश जो है कि कर्क तथा मकर रेखा के बीच में लगभग आते हैं उनको उनको जो है कि उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। तो उसमें प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, और क्योंकि इसका कारण दिया है कि तितलियां कम तापमान को सहन नहीं कर सकती। और इसमें दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। बी है दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। और डी कह रहा है कि दोनों ए और आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। एक बार और हम कथनों को देख लेते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की अधिकतम संख्या है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि तितलियां कम तापमान को सहन नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियों की अधिक संख्या पाई जाती है।
अगर हम देखें तो तितली के शरीर लगभग जो है कि 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, तितली का शरीर जो है वो लगभग 82 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 28 डिग्री सेल्सियस के आंतरिक तापमान पर जो है कि सबसे अच्छा तापमान ये तितलियों के लिए माना जाता है। अगर हम देखें तितलियों को, तो तितलियां जो है वो अपने पंखों की जो मांसपेशियां हैं उनको बिल्कुल भी हिला नहीं सकती हैं। यदि ये बहुत ठंडे हो जाएं तो ये उनको बिल्कुल भी हिला नहीं पाएंगी तथा वो उड़ भी नहीं पाएंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है, और दूसरा कथन है कि यह शरीर को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार है। और इसमें प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेत का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें हम विकल्पों को देख लेंगे। ए है केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो दोनों सही है, और डी है ना तो एक और ना ही दो सही है। और इस प्रश्न में हम देख लेंगे तो इसका उत्तर जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से जो दोनों कथन है ये दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। देख लेंगे तो मस्तिष्क जो है वो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने और शरीर को समतल करने के लिए जिम्मेदार है, तथा इसी के साथ साथ मानव मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप यह मानव प्रणाली के लिए एक आदेश केंद्र का भी कार्य करता है। जैसे कि ये मानव मस्तिष्क के द्वारा ही आदेश दिया जाता है, तभी जो है कि तभी कोई भी इंसान जो है कि कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, तथा यह मस्तिष्क जो है वो शरीर को संतुलित करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो इस प्रकार ये जो दोनों आंसर हो जाएंगे, दोनों कथन जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक पेड़ से प्राप्त होता है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है हींग, बी है बिटुमेन, सी है टिंचल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हम देख लेंगे कि कौन सा पदार्थ पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हींग। अगर हींग को हम देखें तो ये सदियों से जो हींग है इसको हम देख लें इसका अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम है फेरुला फैटिडा। हींग का अन्य नाम है फेरुला फैटिडा। तो फेरुला फैटिडा यानी हींग की खेती और कटाई की जाती रही है, और इसी पौधे को जो है अगर हम हींग के पौधे को देखें तो इसको जो है देवताओं का भोजन या फिर शैतान का गोबर, इन दोनों रूपों में हींग को संदर्भित किया जाता है। उसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी देख लेंगे। अन्य ऑप्शन में बिटुमेन है। तो बिटुमेन जो है वो पेट्रोल से बना एक काला पदार्थ है जिसका उपयोग सड़कों या फिर छतों को ढकने के लिए किया जाता है। टिंचल को देख ले तो टिंचल जो है कि वो एक खनिज है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। अगला है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है मेरास्मस, ऑप्शन बी है पेलाग्रा, ऑप्शन सी है बेरीबेरी और ऑप्शन डी है रिकेट्स। देख लेंगे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मेरास्मस। देखिए मेरास्मस को, तो मेरास्मस जो है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर रूप है। देखेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का ये एक गंभीर रूप है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कि इसके बिना कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रोटीन और कैलोरी का उपभोग नहीं करता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग हो जाता है। अन्य ऑप्शन देखें पेलाग्रा को, तो ये विटामिन बी3 यानी कि इसको हम कहते हैं नियासिन, इसकी कमी से होता है पेलाग्रा। बेरीबेरी को देखें तो ये विटामिन बी1 की कमी से हो जाता है।
और वहीं अगर हम रिकेट्स को देखें तो रिकेट्स को हम सूखा रोग भी कहते हैं। ये भी बच्चों को ही प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे सूखा रोग भी कहते हैं तथा ये जो है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगर हम मेरस्मस को देखें तो मेरस्मस जो है कि बच्चों तथा वयस्कों दोनों को प्रभावित करता है, लेकिन अधिकतर जो है यह बच्चों को ही प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? और इसमें हम ए देख लेंगे। ए है श्वास नलिका, बी है सूक्ष्म श्वास नली, सी है फुफ्फुसीय शिराएं और डी है वायु कोष्ठिका। तो देख लेंगे कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वायु कोष्ठिका। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एयर सेल बोलते हैं, एयर सेल यानी कि वायु कोष्ठिका। अगर हम वायु कोष्ठिका को देखें तो यह वह जगह है जहां फेफड़े और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से हम देखें तो हवा से सांस लेने वाली ऑक्सीजन एल्वियोली और रक्त में जाती है, जहां पूरे शरीर में वहां से जो है कि जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि गैसीय विनिमय का स्थल जो है वो वायु कोष्ठिका है, यानी कि एयर सेल है। इसी प्रकार अन्य ऑप्शन को देखें तो श्वास नलिका को हम देख लेते हैं। श्वास नलिका जो है इसको हम देखें तो ट्रैक्यूल्स जो है यानी कि श्वास नलिका यानी कि ट्रैक्यूल्स ये महीन नलिकाएं होती हैं। एक बहुत ही महीन बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं जो कीड़ों के श्वसन तंत्र का हिस्सा होती हैं। तो श्वास नलिका जो है वो कीड़ों के श्वसन तंत्र का इसमें हम देख लेंगे श्वसन तंत्र का ये हिस्सा होती हैं। यह एक प्रकार का वायु मार्ग होता है जिसके माध्यम से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। इसको जो है कि स्वास्थ्य नलिका कहा जाता है। उसी प्रकार हम फुफ्फुसीय शिराओं को देख लें तो फुफ्फुसीय शिराएं जो हैं वो ऐसी शिराएं होती हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में स्थानांतरित करती हैं, ट्रांसफर करने का कार्य उनको करती हैं। तो इस प्रकार फुफ्फुसीय शिराएं को देख लेंगे। ऐसी शिराएं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में स्थानांतरित करती हैं। तो इस प्रकार ये फुफ्फुसीय शिराओं का काम हो गया और ऑप्शन इसमें जो सही हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है लैक्टोज, बी है एल्बुमिन, सी है कैरोटीन और डी है केसीन। तो इसमें हम देख लेंगे कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे दूध का सफेद रंग जो है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैसीन को देखें तो दूध में मुख्य प्रकार के प्रोटीन में से एक है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ मिलकर छोटे कण बनाते हैं और इन कणों को क्या कहा जाता है? इन्हें मिसिल कहा जाता है। तो देखें और इसी कारण हम देखें कि जब प्रकाश जो है इन केसीन मिसेल्स से टकराता है तो ये प्रकाश को अपरिवर्तित कर देता है तथा यह बिखेरने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखें तो दूध सफेद दिखाई देता है। तो दूध के सफेद रंग का कारण क्या हो जाएगा? दूध के सफेद रंग का कारण जो हो जाएगा वो केसीन हो जाएगा। अगर हम देखें दूध में क्या क्या पाया जाता है तो दूध में जो है कि पानी, प्रोटीन, वसा, लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट। दूध में हम देख लेंगे पानी, प्रोटीन, वसा, इसके साथ साथ लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। इसी प्रकार हम देख लेंगे विटामिन, फास्फोरस,
फास्फोरस सहित खनिज और अन्य बायो एक्टिव यौगिकों की एक श्रृंखला इसमें पाई जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दूध जो है एक संपूर्ण भोजन का कार्य है, कार्य करता है। दूध जो है वो एक संपूर्ण भोजन का कार्य करता है। इसी प्रकार हम अन्य ऑप्शन को भी देख लेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं लैक्टोज को। तो लैक्टोज क्या है? तो ये एक चीनी है जो केवल दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है। एक प्रकार से ये मिठास है, या फिर हम कह सकते हैं ये एक प्रकार की चीनी है जो कि केवल और केवल दूध के उत्पादों में पाई जाती है। उसी प्रकार हम देख लेंगे अन्य को। तो एल्ब्यूमिन को देखेंगे तो एल्ब्यूमिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। और उसी प्रकार हम देख लेंगे कैरोटीनाइड को। तो ये पौधों में रंग द्रव्य होते हैं जो कई फलों और सब्जियों को चमकदार लाल, पीले और नारंगी रंग के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। और इसमें दूध का सफेद रंग, तो दूध का सफेद रंग जो होता है वो केसीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है माल्टोज, बी है राइबोज, सी है लैक्टोज और डी है फ्रक्टोज। तो फलों का जो मीठा रंग होता है, मीठा जो स्वाद होता है, वो उसका कारण क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है वो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज को देखें तो ये चीनी का एक प्राकृतिक रूप है। यही कारण है कि फ्रक्टोज की जो बड़ी मात्रा होती है जिस फलों में, तो वो फल अधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज एक ऐसा तत्व है जो फलों के स्वाद में मीठा बनाता है तथा यह पहले से ही मानव शरीर में ग्लूकोज के साथ मौजूद रहता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसमें माल्टोज को देखें तो माल्टोज क्या है? तो ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है, यानी ये दो मोनोसैकेराइड सब यूनिट से मिलकर बना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देखेंगे, सूची 1 में जो है कि रोग के नाम लिखे हुए हैं और सूची 2 में लिखा हुआ है कि किसके कारण ये फैलता है। तो इसमें पहले देख लेंगे प्लेग, एड्स, गंजापन और मलेरिया, और इसको जो है कि सही मिलान करना है। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं प्लेग। तो प्लेग का जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लेग जो है वो जीवाणु से फैलता है यानी 1 का 4। एड्स को देख लेंगे तो एड्स जो है कि वो वायरस के द्वारा फैलता है, तो बी का हो जाएगा 3। सी हो जाएगा गंजापन। तो गंजापन जो है कि किसके द्वारा फैलता है, इसमें हम देख लेंगे तो ये हो जाएगा कि कवक के द्वारा, फंगी। और डी हो जाएगा कि मलेरिया। तो मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि किसके द्वारा होती है, तो ये ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा ये प्रोटोजुआ से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी इसमें हम देखेंगे ए का 4, इसमें हम देख लेंगे ए का 4। तो ए का 4 अगर हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से देखें तो केवल हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेग को देखेंगे। तो प्लेग जो है वो जीवाणु जो है, एक जीवाणु जो है बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, इसके कारण होता है। देख लेंगे इसका नाम यर्सीनिया, ये 9 है अर्सीनिया पेस्टिस, इसके कारण जो है कि प्लेग हो जाता है। देखेंगे मनुष्य आमतौर पर प्लेग जीवाणु को ले जाने वाले जो पिस्सू हैं, कृतंत जो पिस्सू हैं, उनके द्वारा काटे जाने के बाद ये प्लेग संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं HIV, एड्स। तो हम एड्स को देख लेंगे। तो एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स, यह जो है कि मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV वायरस के कारण होता है। और यह जो है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर
HIV जो वायरस है, ये आपके शरीर के संक्रमण और बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम और धीरे-धीरे फिर खत्म कर देता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे एड्स जो है वो वायरस से फैलता है। तीसरा हम इसमें देखेंगे, तीसरा इसमें है कि गंजापन। तो गंजापन जो है यानी कि टीनिया कैपिटिस, यह एक प्रकार का फंगल संक्रमण है, तो यानी ये कवक से होता है। और चौथा है मलेरिया। तो मलेरिया एक गंभीर और कभी-कभी घातक बीमारी है, जो कि एक परजीवी के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण। और यह आमतौर पर जो है कि निश्चित प्रकार के मच्छरों को संक्रमित करती है, जो मनुष्यों को, इसके साथ-साथ जो है कि ये मनुष्यों में भी फैल जाती है। अगर हम मलेरिया को देखें तो यह जो है कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जो आमतौर पर संक्रमित मच्छरों से फैलता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवा जो कुनैन है वो किससे निकाली जाती है। देखेंगे इस प्रश्न को, तो ये यूपी पीसीएस में बहुत बार ये प्रश्न पूछा है कि मलेरिया के उपचार में मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कुनैन का। ये कुनैन दवा किससे निकाली जाती है, यानी इसका स्रोत क्या है। तो इस प्रकार ये प्रश्न बहुत बार आया है, इसको हम देख लेंगे। इसमें ऑप्शन है दालचीनी की छाल, बी है कुनैन की छाल, सी है ओसियम के पत्ते, और डी है अकेसिया कैटेचू की छाल। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मलेरिया के उपचार की जो प्रभावी दवा है कुनैन, वो कुनैन की छाल से प्राप्त की जाती है। और कुनैन का उपयोग जो है कि बेबियोसिस के उपचार के लिए भी किया जाता है। बेबियोसिस एक बीमारी है, इसके उपचार के लिए भी कुनैन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया अगर रोग देखें तो मलेरिया रोग जो है कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। और इसमें हम देख लेंगे, एक तरफ जो है कि हार्मोन है, हार्मोन्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ इनके कार्य लिखे हुए हैं। बताना है कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसमें विकल्प जो देख लेंगे, विकल्प है केवल एक, बी है 1 और 2, सी है 2 और 4, और डी है 3 और 4। इस प्रकार हम देख लेंगे, पहला दिया है इंसुलिन, तो ये रक्त शर्करा का विनियमन करता है, ये बिल्कुल सही है। उसी प्रकार गैस्ट्रीन, गैस्ट्रीन दिया है, वो नींद का विनियमन करता है। तो ये जो हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, यानी कि केवल 2 और 4, यानी केवल 2 और 4 जो है इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब हम 2, 4 को देख लेते हैं। गैस्ट्रीन को अगर हम देखें तो गैस्ट्रीन जो है वो गैस्ट्रिक विकास या फिर गैस्ट्रिक गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है, ना कि नींद के विनियमन के लिए। इस प्रकार ये दूसरा गलत है। चौथा हम देख लेंगे मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन नींद का विनियमन करता है, या ना ही कि रक्तदाब का नियमन। तो इस प्रकार ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसी प्रकार हम ऑक्सीटोसिन को देखेंगे तो ये स्तन ग्रंथि से दूध निकालने के लिए है, और वहीं हम इंसुलिन को देखेंगे तो ये रक्त शर्करा का विनियमन करता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 जो है ऑप्शन वो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यानी कि जो कोल्ड स्टोर होते हैं, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं जिसमें फल और सब्जियों को स्टोर किया जाता है, वो जो है कि उनको दीर्घ भंडारण जीवन देता है, यानी लंबे समय तक वो चलते हैं। क्योंकि इसका कारण पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सूर्य के प्रकाश के संपर्क नहीं होता है, बी है वातावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ गई है, सी है श्वसन की दर कम हो जाती है, और डी है आर्द्रता बढ़ गई है। अब इसमें हम देख लेंगे, इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी श्वसन की दर
कम हो जाती है। देखेंगे फलों और सब्जियों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से उनकी जो शेल्फ आयु है, शेल्फ आयु उनकी बढ़ाई जा सकती है, और इसमें रखने से जो है कि इनके पकने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। शीत प्रकोष्ठ में रखने से इनकी पकने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और फल और सब्जियां लंबी अवधि तक ताजा रहती हैं। वहीं हम देखें तो फलों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से जो है वो भंडारण की अवधि लंबी होती है, क्योंकि उनकी श्वसन दर कम हो जाती है। इसका कारण देख लेते हैं। देखेंगे जब फल सांस लेते हैं तो वो एथिलीन छोड़ते हैं। फल जब सांस लेते हैं तो उसमें वो एथिलीन छोड़ते हैं, जो फलों को पकने में मदद करता है। और इसी प्रकार हम देखें तो इथाइलिन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे तो फलों को शीत प्रकोष्ठ में रखने से एथिलीन के उत्पादन की दर कम हो जाती है, और इस प्रकार फलों का जो शेल्फ जीवन है वो बढ़ जाता है तथा इसकी श्वसन दर में कमी आ जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।